बात 13वीं शताब्दी की है। जम्बू राज का शून वंश का एक शासक था और हीरक कोटा राज की एक एशियाई का केंद्र था। मुझे शराब चाहिए। नरेंद्र हीरक कोटे में काम करने वाली सुरेखा से ऊपर चीखा। सुरेखा अच्छी तरह से जानती थी कि नरेंद्र रसूखदार सिंघल परिवार का दामाद है। सिंघल परिवार राज्य की सेना को हथियार सप्लाई करता था। शराब खत्म हो चुकी है। वो कांपते होठों से इतने ही जवाब दे सकी। इतना सुना ही था कि नरेंद्र के दोस्त मानो बौखला गए हों। उन्होंने खाली हो चुकी शराब की सुराही जमीन पर पटक कर तोड़ना शुरू कर दी। मैं इस कोटे को ही खत्म कर दूंगा। नरेंद्र तो अपने दोस्त से एक कदम आगे निकला। उसका चेहरा गुस्से में तमतमा रहा था। उसने आओ न देखा न ताव देखा, कोटे में रोशन पे रही मसाल को कोटे में आग लगा दी। दिमाग से पैदल है क्या भाई? देखो इस पागल को, खुद ही भी मरेगा और दूसरों को भी मारेगा। कोटे के मौजूद लोग नरेंद्र के ऊपर ताने कसते हुए बाहर भागने लगे। भागने वालों में से नरेंद्र के दोस्त भी शामिल थे। नरेंद्र बेवकूफ़ों की तरह कोटे के अंदर खड़ा रहा। कोटे की छत पर एक लकड़ी का लट्ठा उसके सिर पर गिरा और वो बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। जैसे ही धरती पर नरेंद्र की आंखें बंद हुई, वैसे ही मानो उसे जन्म से पहले हुई घटना देखने का जबरदस्ती मिल गई हो। उसने देखा कि वो स्वर्ग के साथ सबसे शक्तिशाली देवताओं में से एक था। वे देवता था जिन्हें अमृत का वरदान मिला हुआ था। अगर नरेंद्र को भी अमृत का वरदान मिला हुआ था, वो मरा कैसे? ये सवाल नव ये सवाल नरेंद्र के मन में खलबली मचा रहा था। अरे मरता ही नहीं, सोता तो है ना। जब वह सो रहा होगा तो चुरा ले गए होंगे उसका अमृत कलश। नरेंद्र ने अपनी यादों में को कुरेदा किसी की खुसखुसाहट सुनाई दी, लेकिन यादें इतनी धुंधली थी कि वो सही से किसी का चेहरा नहीं देख पाया। आखिर कौन था जिसने नरेंद्र का अमृत कलश चुराया था? नरेंद्र समझ चुका था वो एक अय्याश आदमी नहीं है जैसे कि उसे जम्मू राज्य के लोग समझते हैं, बल्कि वो एक स्वर्ग का देवता है। उसे धीरे धीरे होश आने लगा। अबे नल्ले बेरोजगार लोगों को आग भी नहीं पकड़ती क्या? देखो साले का शरीर को, आज तक नहीं आई। नरेंद्र के जमीन पर पड़े बेहोश शरीर के पास खड़े होकर एक आदमी ने कहा। हीरा कोठी के अंदर आग लगी बुझा चुकी थी। कई लोग नरेंद्र के शरीर के पास खड़े थे और फुसफुसा के बातें कर रहे थे। धुएं से घुटन के मर गया होगा, एक बोला। मर ही जाए तो अच्छा है, धरती पे बोझे साला। दूसरे की बात पूरी ही तो खूब ठहाके लगे। नरेंद्र लोगों को अपने जिंदा होने का सबूत देना चाहता था, लेकिन वो अपना शरीर नहीं हिला पा रहा था। उसे अपनी कमजोरी पर बड़ी शर्म महसूस हो रही थी। रात की बात यह थी कि कोई इसे संघर्ष देख नहीं सकता था। अचानक से नाभि के पास हो रही हलचल से नरेंद्र का ध्यान खींचा। उसे महसूस हुआ मानो अमृत अपनी नाभि से निकलकर उसके शरीर के विभिन्न हिस्सों में जा रहा हो। ये वही अमृत है जो देव रूप में नरेंद्र के पास था। अपने ही दिमाग पर पूरे जोर लगाकर एक बार फिर से अमृत की गुत्थी सुलझाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही अपने अमृत में ध्यान दिया तो शरीर जोर से कांपने लगा और उठकर बैठ गया। आखिर कौन है जो अमृत का राज को सहेज रख सकता है? मान गए भाई, नाकारों को भगवान बड़ी लंबी उम्र देता है। नरेंद्र के उठकर बैठते ही लोग ऊपर हंसने लगे। उन हंसते हुए चेहरों पर से एक चेहरा ऐसा भी था जो गुस्से में नरेंद्र की ओर देख रहा था। वो चेहरा उसके ससुर जी पुरुषोत्तम सिंघल का था। मेरे मरने के बाद सब कांड नहीं कर सकता क्या तू नाकारे? पुरुषोत्तम ने गुस्से में पागल हो रहे थे। मैं कुछ गलत नहीं कर सकता। मैं तो स्वर्ग का देवता हूँ। नरेंद्र ने मुंह से अचानक निकल गया। तो फिर वो जम्बू राज का राजा हूँ, जिस स्वर्ग की अप्सरा हूँ। कोटे में मौजूद लोग नरेंद्र का मजाक उड़ाने लगे। स्वर्ग का देवता स्वर्गराज की पत्नी को छोड़कर कोटे पर आता है क्या? पुरुषोत्तम ने का पारा और भी चढ़ गया। नरेंद्र को आभास तो था कि कोई तो है जो उसके दिमाग दिमाग से खेलकर उसको उल्टी सीधी हरकतें करने के लिए मजबूर कर रहा है। कोई तो है जो देवलोक से ही उसका पीछा पड़ा हुआ है। साथ ही नरेंद्र को भी यह भी पता है कि इस बारे में अपना मुंह खोलना ही जम्मू राज के लोग को बहुत मजाक उड़ाएंगे। वो चुप्पी साधने में ही भलाई समझता है। खड़ा होकर वो अपने ससुर के साथ घर जाने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन इससे पहले ही नरेंद्र को पुरुषोत्तम के कोटे की दहलीज पर एक विशालकाय आदमी अपना रास्ता रोककर खड़ा हो जाता है। आदमी का नाम हीरा लाल है। वो अपने हीरे
हीरा कोटे का मालिक है, जिसे नरेन ने कुछ देर पहले तहस नहस कर दिया था। हीरा लाल जम्मू राज का अव्वल नंबर का व्यापारी था, जिसके हीरा कोटे जैसे कई अय्याशी अड्डे राज्य भर में चल रहे थे। पुरुषोत्तम सिंघल जैसे ही इज्जतदार लोग उससे पूरी दूरी बना रखते थे, लेकिन नालायक दामाद ने उन्हें हीरालाल के इतना करीब लाके खड़ा कर दिया था। देखिए पुरुषोत्तम जी, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, लेकिन आपके इस नाकारा दामाद ने जो मेरे कोटे को नुकसान किया है, उसकी भरपाई तो करनी ही पड़ेगी ना। हीरालाल पुरुषोत्तम पर जिस तरह से गरजा, उससे तो बिल्कुल ही नहीं लग रहा था कि वो पुरुषोत्तम को थोड़ी सी भी इज्जत करता हो। पुरुषोत्तम ने उससे विश्वास दिलाया कि उसका नुकसान की भरपाई करने की पूरी जिम्मेदारी वो अपने सर लेते हैं। मैं आप पर क्यों विश्वास नहीं कर सकता? मेरे पास कोई भी कीमती चीज़ गिरवी रख दीजिए। हीरालाल की बात आगरे कम आधे ज़्यादा थी। नरेन को पूरा भरोसा था कि वो उसको गिरवी रख जाने का समय आ गया है। पुरुषोत्तम जी, आप मेरे पास ही बैठिए। आपके दामाद को बोलिए घर जाके पैसे लेके आए जितने मेरा नुकसान हुआ है। हीरालाल ने जैसे ही अगला आदेश सुनाया, नरेन को होश उड़ गए। नरेन घर जाके अपनी बीवी की रेवती से कैसे बताया गया कि उसकी गिरी हुई हरकत की वजह से पुरुषोत्तम ने हीरालाल को बंधन बना लिया है। नहीं नहीं, वो बीवी का मुंह तक नहीं देख पाएगा, वो बीवी जिसको उसकी वैसे ही कुछ खास इज्जत नहीं करती थी। नरेन हीरालाल से लगभग गिड़गिड़ाते हुए बोला कि वो आपके पास रहने को तैयार है। गधे में कीमती चीज गिरवी रखने की बात कर रहा हूँ। मुझे बाजार बेचने मैं तुझे बाजार बेचने जाऊंगा तो उल्टा कर दे मैं जाऊंगा। हीरालाल इस बात पर सब जोर जोर से हंसने लगे। नरेन का समझ आ गया कि विनती करने से कोई भी फायदा नहीं होगा। वो टूटी हुई उम्मीद के साथ घर की ओर चल पड़ा। कोटे से निकलते वक्त वो पुरुषोत्तम की आंखों भी नहीं मिला पा रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने अपनी मन में कसम खाई कि वो सिंगल परिवार को खोया हुआ सम्मान वापस लौटाएगा। वो अपनी बीवी की आंखों में इज्जत देखने के लिए तड़प रहा था। भला हो मेरे पति का जिसने मुझे गोद लिया हो। कभी सोचा था कि तेरा क्या होता? मेरा माँ बाप गायब होने के बाद सड़ता रहता किसी अनाथालय में। मैंने मना किया था कि मत करो अपनी बेटी इस नकारे से शादी, लेकिन नहीं माने। दोस्त को वादा किया था जो किया, अब भुगत रहे हैं। नरेन की सास मालवी सिंगल एक ही सांस में बोल रह गई। वो आग बबूला हो रही थी। नरेन की पत्नी रेवती आंखों में भी उसके लिए तिरस्कार था। वही पत्नी जिसके नरेन में एक दिन पहले शादी हुई थी, वही पत्नी जिसकी स्वागत पर वो अकेले छोड़कर कोठे पर चला गया था। गुस्से में रेवती का दूधिया चेहरा गुलाबी पड़ गया था और वो खूबसूरत लग रही थी। लेकिन नरेन ने अपनी खूबसूरती की तारीफ करके पिटना नहीं चाहता था। आप लोग जितना चाहो उतनी गालियाँ दे देना, लेकिन पहले हीरालाल को पैसे दे दें, पिताजी को छुड़वा लाते हैं। नरेन हिचकिचाते हुए बोला। कितने पैसे हैं तुम्हारे पास? रेवती ने तीखा सवाल दागा। नरेन के पास तो फूटी कौड़ी नहीं थी, क्योंकि वो सारे पैसे अय्याशी में उड़ा दिया करता था। व्यापार तो ठीक ही नहीं चल रहा था ना अपना, उससे कुछ पैसे निकाल लेते हैं। नरेन ने सलाह दी। रेवती को अपने पति की मासूम पर तरस आता है और गुस्सा भी। वो नरेन को कसकर हाथ पकड़ती है और उसे घर के बाहर ले जाती है। वो पैदल ही कहीं जाने लगते हैं। नरेन जानना चाह रहा था कि वो कहाँ जा रहा है, लेकिन रेवती ने उसे कुछ बताने का मूड नहीं था। कुछ किलोमीटर पैदल चलने के बाद वो दोनों सिंगल शस्त्र निर्माण कारखाना पर पहुंच गए। रेवती ने अभी कुछ ही दिनों में पहले शस्त्र बनाने की पुश्तैनी व्यापार का जिम्मा संभाला है। कितने दिन कितने दिनों बाद तुम कारखाने आए हो? रेवती नरेन से पूछती है। वो अभी भी कुछ गुस्से में थी। काफी दिन से, नरेन ने जवाब दिया। रेवती उसे आलाना देते हुए कहती है कि उसे कारखाने की शक्ल देखे हुए कई महीने हो चुके हैं। नरेन चुप्पी साधे खड़ा रहता है, क्योंकि उसे पता है कि रेवती सच बोल रही है। नरेन जब कारखाने के अंदर जाता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। वो देखता है कि कारखाने में बहुत कम शस्त्र बन रहे हैं। सारे बड़े कारीगर जो कारखाने में काम करते थे, नारद, वो सब गायब हैं। सारे कारीगर कहाँ गए? नरेन ने मुंह पे अन्यासी निकल गया। तोड़
तोड़ के ले गया चौहान सबको। रेवती नरेन को सिंगल परिवार की पुश्तैनी व्यापार की माली हालत से अवगत कराती है। महेश चौहान और उसका परिवार भी जम्मू राज्य के राजदार परिवारों में से हैं। वो सिंगल परिवार से मंजे हुए कारीगरों से तोड़कर अपने शस्त्र निर्माण के कारखाने में तेजी से बढ़ा रहे हैं। पहले ज़्यादातर अपराधी, लुटेरे और डाकू वगैरह भी उसके हथियार खरीदते थे। अब तो राज्य की सेना भी उनसे हथियार लेने पर तत्पर है। वो सेना जिसके हथियारों की आपूर्ति पर अभी तक सिंगल परिवार का एक अधिकार था। नरेंद्र को अब जब शास्त्र व्यापार की हालत समा जाती है तो उसे अपनी गलती की बहुत एहसास होता है। वो अपनी बेवकूफ़ी से अपनी बीवी के कंधों पर बोझ बढ़ा दिया है। इससे पहले वो कुछ हल निकाल पाए, कारखाने के बाहर आती हुई एक गर्जना उसके रेवती पे ध्यान खींच लेती है। रेवती, सिंगल बाहर निकल। शेर सिंह कारखाने के बाहर खड़ा होकर ललकार रहा है। शेर सिंह भाड़े के लड़कों का एक समूह का सरदार है। ये क्यों बोराए घूम रहा है? नरेंद्र व्यक्ति से पूछता है। पता नहीं, कुछ दिन पहले ही अपने समूह के लिए हथियार ले गया था। रेवती को भी शेर सिंह के गुस्से का कारण कोई अंदाजा नहीं था। क्यों चिल्ला रहा है? नरेंद्र हिम्मत करके कारखाने की खिड़की से बाहर झांककर शेर सिंह से पूछता है। अबे चूहे, तमीज से बात कर, नहीं तो तेरी आंखें निकाल लूंगा। अपनी चुईया को बोल कि बाहर आकर मुझे हिसाब करना होगा। उसने हमें बेकार धार के हथियार बेचे हैं। उसकी वजह से हमारे कई साथी मारे गए हैं। जितने मेरे साथी मारे गए हैं उतने ही टुकड़े इस चुईया के करूंगा। शेर सिंह की बातों में निश्चय झलक रहा था। रेवती नरेन की सलाह देती है कि उन्हें कारखाने के अंदर ही रहना चाहिए। शेर सिंह के साथ उनसे 50 लड़के भी हैं। बाहर निकलने का मतलब है मौत को दावत देना। लेकिन नरेन तो डर के जीने की तंग आ चुका था। आजा बेटा, देखते हैं कौन शेर है कौन चूहा। नरेन छाती चौड़ी कर अकेला शेर सिंह के अपने लड़कों के सामने खड़ा हो जाता है। तेरे जैसे के लिए तो मेरा एक लड़का ही काफ़ी है। शेर सिंह ने नरेन को हंसते हुए जवाब दिया, लेकिन उसकी हंसी एकदम गले में अंदर अटक गई जब वो देखता ही कि नरेन ने उसके पास लड़के का हाथ पकड़ा हुआ कुछ दूर फेंक दिया है। किसी को समझ नहीं आया कि नरेन ने कैसे किया। जिसको उड़ने का जिसे उड़ने का शौक हो वो पास आए। अब हंसने की बारी नरेंद्र की है। कई लड़के एक साथ नरेंद्र की ओर बढ़ते हैं। नरेंद्र उनकी तरफ छलांग लगाता है और उनकी लातें लड़कों की तलवारों पर भारी पड़ती हैं। कारखाने की खिड़की से झांकती रेवती नरेंद्र की करतब देख के हैरान रह जाती है। उसे अपने पति पर ये रूप पहले कभी नहीं देखा था। ये कोई सपना तो नहीं है? रेवती ने अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था कि नरेंद्र इतना अच्छा युद्ध होकर कैसे कर रहा है। उसके एहसास भी नहीं होता कि शेर सिंह उसके पीछे खड़ा हो गया है। नरेंद्र भी लड़कों की पिटाई करने में व्यस्त था, इसलिए उसे भी शेर सिंह की सुध नहीं रहती। रेवती को एहसास होता कि उसकी गर्दन पर एक कटार रख दी है और कटार की धार बिल्कुल भी खराब नहीं है। शायद कटार शेर सिंह किसी और शस्त्र कारखाने से खरीदी हो। अबे चूहे, जरा पीछे तो देख ले, शेर सिंह चिल्लाकर नरेंद्र से कहता है। रुक, आगे काम निपटा के फिर पीछे देखता हूँ। नरेंद्र शेर सिंह की बात बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लेता। नरेंद्र वो रेवती को डर के हमारे चीख सुनकर पलटता है। उसकी गर्दन पर रखी कटार को देखकर नरेंद्र के पांव तले जमीन खिसकती है। अब वो रेवती को कैसे बचाए? नरेंद्र ने इतनी शक्ति अचानक कहाँ से आई? नरेंद्र पिछले जन्म में क्या था? अमर देवता, या इस मृत्यु लोक में क्यों आना पड़ा? जाने पूरे एपिसोड।